नमस्कार, स्वागत है आपका। हम लोग आज पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कक्षा 12 के जीव विज्ञान में आज कल से ही मैंने एक नया प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। वो प्रयोग क्या है देख लीजिए आप लोग कि अब हमने अध्याय का नाम डालना बंद कर दिया है, लेसन का नाम डालना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं और उनके प्रदेश में जो किताबें छपी हैं प्रदेश सरकार की ओर से, उन में अध्याय का अंतर है। कुछ लोगों ने अध्याय ऊपर नीचे कर दिए हैं, तो सिलेबस तो पूरा वही है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि चैप्टर ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए कुछ बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और वो देखते नहीं हैं कि चैप्टर की संख्या में अंतर है, लेकिन सिलेबस देखिए आप, अगर सिलेबस एक जैसा है तब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हमें अध्याय 10 पढ़ना था और ये पता नहीं कौन सा अध्याय आ गया। इसलिए आज से मैंने क्या किया है, कल से ही मैंने ये कर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय डालना बंद कर दिया है। अब अध्याय नहीं, केवल उस अध्याय का टॉपिक रहेगा और टॉपिक के बाद वीडियो के नंबर रहेंगे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि जिससे आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। आप टॉपिक के माध्यम से उनको ढूंढ लीजिए, प्लेलिस्ट में आके टॉपिक के माध्यम से ढूंढ लीजिए। अगर आप अध्याय के माध्यम से ढूंढेंगे तब ये समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। चलिए, कल से मैंने प्रारंभ किया था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यानी कि मानव के कल्याण में जो अति सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनसे मानव के जीवन को क्या लाभ होता है, मानव या जीव जगत को सूक्ष्म जीवों से क्या लाभ होता है। अगर यहां हम मानव तक सीमित कर देंगे तो इन्हीं दवाओं से हम जानवरों का इलाज भी करते हैं। तो उन कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जिनका हम इलाज करते हैं तो उनको हम छोड़ देंगे। तो यही आपको दृष्टि बड़ी करनी है कि मानव कल्याण नहीं, ये जीव कल्याण होगा। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है मानव कल्याण, तो मानव कल्याण को ही हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें दृष्टि बड़ी करेंगे, दृष्टि छोटी नहीं करेंगे, इसको जीव पर ले जाएंगे। और जब आप लिखने बैठेंगे इंटर लेवल पे तब आप उसमें जिक्र कर देंगे कि ये मानव कल्याण के लिए ही नहीं, जीव कल्याण के लिए भी सर्वोत्तम है, जीवों का कल्याण भी इसमें होता है। चलिए, कल हमने आपको घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीवों की स्थिति बताई थी और औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों की स्थिति बताई थी। औद्योगिक स्तर पर जब हम एंटीबायोटिक्स को पढ़ रहे थे तब मुझे लगा कि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, तब हमने उसका विस्तार नहीं किया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स की बहुत सारी चीजें हमने वहां बता दी थी, अब उसी से आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं। अब यहां देख लीजिए कि एंटीबायोटिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पहला जो इसका प्रकार है उसको हिंदी में कहते हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और इसे अंग्रेजी में कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है और बहुत सारे इसमें होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग 1 ही 2 पकड़ते हैं, अगर सारे नाम गिनाने लग जाएंगे तो आपके लिए बोरिंग और उबाऊ होने लग जाएगा। यहां फैक्ट उतने प्रयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास किया जाता है। जब ये चीजें आप समझ लीजिए तब आप तुरंत अपनी किताब में जाके अगर उनका देखना है तो सारे आप तत्व देख सकते हैं। यहां हम उदाहरण के लिए
एक दो ही प्रयोग करते हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि इसका प्रकार ये है, यानी कि विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में कौन कौन से आएंगे, पेनिसिलिन आएगा, टेट्रासाइक्लिन आएगा। लेकिन इसको ऐसा क्यों किया गया ये आप समझ लीजिए कि टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन ये दो ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो सभी जीवाणुओं पर काम करते हैं, सारे बैक्टीरिया पे काम करते हैं, यानी कि ये स्पेशल नहीं है। इनको किसी भी, कई बार तो देखा जाता है कि बुखार में भी इनका प्रयोग कर लिया जाता है कि बुखार आ रहा है तो उसके लिए भी डॉक्टर्स दे देते हैं इन एंटीबायोटिक्स को। तो ये क्या है, ये विस्तृत हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं स्पेसिफिक। विस्तृत समझ गए ना, विस्तृत वो एंटीबायोटिक जो एक जीव पर कार्य नहीं करते हैं, बहुत सारे जीवों पर कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे जीवों पर जो मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक हैं उन्हीं पर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जाके मनुष्य के जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको भी समाप्त कर दें, नहीं, ये केवल उन पर ही कार्य करते हैं जो खराब बैक्टीरिया होते हैं या जो मनुष्य के नुकसान के लिए हैं। कभी कभी इनके साइड इफेक्ट आते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट के बारे में यहां हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए, इसका जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब इनका कार्य क्या है, जैसा कि आप नाम से ही इसको समझ रहे हैं कि ये क्या है, किसी विशेष रोग के लिए, किसी विशेष जीवाणुओं के लिए ये बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, पिन पॉइंटेड होते हैं कि जब आपको उसी जीवाणु के लिए कार्य करना है तब इनका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत सारे होते हैं, ये केवल एक जीव को ही मार सकते हैं। शरीर के अंदर जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 हानिकारक बैक्टीरिया हैं तो वो उन सबको नहीं मारेंगे, वो केवल एक बैक्टीरिया को ही मारेंगे। स्पेसिफिक होते हैं। तो समझ लीजिए एंटीबायोटिक कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक विस्तृत होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं जो सभी जीवों पर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जब हम स्पेसिफिक का प्रयोग करते हैं तब वही जीवाणु मरता है, और जब हम ब्रॉड का करते हैं तब वो बहुत सारे जीवाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, और कभी कभी तो ये शरीर के लाभदायक जीवाणुओं को भी मार देते हैं। तब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तब खोजा गया कि ऐसा नहीं कि सारे जीवों को मारने के लिए ही एंटीबायोटिक दी जाए, तब स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया गया। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये कार्य कैसे करते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं और किस प्रकार से जाकर सामान्य व्यक्ति भी इसको कह देगा कि ये ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमारे कहने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, कुछ स्पेसिफाई होना चाहिए। इसलिए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या करते हैं। पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन किस तरीके से कार्य करता है। तो पेनिसिलिन जब शरीर के अंदर जाता है तब वह जीवाणु की कोशिका भित्ति को बनने से रोक देता है। जब उसकी कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, जो उसके बाहर का आवरण है, जो उसका रक्षा तंत्र है, वही बनने से रोक देता है। जब उस कोशिका भित्ति को बनने से रोक देता है तो वो जीवाणु अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं, और वृद्धि तो छोड़िए, उनका स्वयं का शरीर भी नष्ट होने लग जाता है, स्वयं का शरीर नष्ट हो जाता है। तो पहला पेनिसिलिन क्या करता है, कोशिका भित्ति को समाप्त कर देता है, सेल वॉल को समाप्त कर देता है। और दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन। दूसरा आप समझ लीजिए टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है,
ये ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से जुड़ने नहीं देता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से जुड़ने नहीं देता है। राइबोसोम से जुड़ने नहीं देता है तो वो सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं जिनसे ये जीवाणु अपने आप में वृद्धि करते हैं। जब वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं तो धीमे धीमे करके वो समाप्त हो जाते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं पर काम करते हैं और इनके दो उदाहरण हम लोगों ने समझ लिए कि किस प्रकार से ये करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा है। अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा है? तो अच्छा एंटीबायोटिक उसी को बोलेंगे जो हमारे शरीर के अच्छे जीवाणुओं को ना मारे, खराब जीवाणुओं को ही मारे। यानी कि वो जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो केवल वही कार्य करे। ऐसा नहीं है कि उसको भेजा जिस कार्य के लिए गया था उसने वो तो कार्य किया ही, दूसरा भी कार्य कर दिया। ऐसे जीवाणु शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसा एंटीबायोटिक हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि वो एंटीबायोटिक्स कौन सा है जो सबसे अच्छा है, तो हम उसका आंसर सीधा सा होगा कि ऐसा एंटीबायोटिक जिसको जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो वही कार्य करे और शरीर के अन्य लाभदायक जीवाणुओं पर अपना कोई प्रभाव ना डाले या शरीर की आंत में उपस्थित जीवाणुओं को नुकसान ना पहुंचाए, वही सर्वोत्तम एंटीबायोटिक होता है। चलिए, आज हम लोगों ने ये समझ लिया कि एंटीबायोटिक किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। तब अब आपको देख लेना है कि छोटी छोटी बीमारियों में आप एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाओं का कुछ साइड इफेक्ट होता है जो नेगेटिव होता है। उस साइड इफेक्ट से आपके शरीर को कई सारी बीमारियां अन्य लग जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो 5, 6, 8 दवाई देता है। 5, 6, 8 दवाई इसीलिए देता है कि एक दवाई के साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए दूसरी दवा के साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए तीसरी दवा। जैसे मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक खाई तो उससे आपको एसिडिटी होगी, आपको जलन होगी, तो एक एसिडिटी के लिए टेबलेट दे दी जाती है, कैप्सूल दे दिया जाता है, एक उसके दर्द के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी दवाएं आपको लेनी पड़ती हैं और ये दवाएं क्या होती हैं, रासायनिक होती हैं। और ये रासायनिक दवाएं जब रासायनिक तत्व आपके शरीर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये शरीर से रासायनिक क्रिया करते हैं। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ये आपके शरीर को खराब करने का काम भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उन चीजों को पढ़ रहे हैं। जब आप ही उन चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने का क्या फायदा। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक, बस एक दो उदाहरण लेंगे, कौन से एंटीबायोटिक किस सूक्ष्म जीव से बनते हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसिया नामक जीवाणु से बनता है। दूसरा है क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन, अब क्लोरोमाइसिन किससे बनता है? ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि उसी परिवार का दूसरा है। इसको कहते हैं वेनेजुएली। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली से बनता है। कौन सा? क्लोरोमाइसिन। इसकी लिस्ट अगर आपको पढ़नी है तो किताब में दी गई है, किताब से आप उस लिस्ट को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि कार्बनिक अम्ल एंजाइम और जैव सक्रिय अणुओं का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से होता है। यानी कि कार्बनिक अम्ल एंजाइम और जैव सक्रिय अणुओं का
औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहां समझ लेते हैं। इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप चीजों को समझेंगे नहीं, केवल रटने का प्रयास करेंगे, तब आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारा, जब आप एक एक चीज को समझ के चलते हैं, तभी वो सारी चीजें आपको एग्जाम के दिन याद आती हैं, आपका दिमाग उनको रिकॉल कर पाता है। लेकिन जब आप बहुत सारी चीजों को रटने का प्रयास करते हैं, तब क्या होता है, वो मात्रा ज्यादा हो जाती है और आपका दिमाग हैंग हो जाता है। यानी कि परीक्षा के दिन जब आप बैठे, लिखने के लिए बैठे, क्वेश्चन करने के लिए बैठे, पेपर करने के लिए बैठे, तब आपका दिमाग कुछ रिकॉल ही नहीं कर रहा है। जब रिकॉल नहीं कर रहा है तो आप लिखेंगे क्या? जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, बहुत सारी चीजें जब हम उसमें भर देते हैं तो वो हैंग करने लग जाता है। इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता आपके लिए कि जब हम बहुत सारी चीजों को अपने मोबाइल में भरने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल क्या होता है, हैंग करने लग जाता है। जब हम कोई चीज करने बैठते हैं और वो काम नहीं करता है। इसी तरीके से जब हम बहुत सारी चीजें रटने का प्रयास करते हैं, रट लेते हैं, भर लेते हैं अपने दिमाग में, तो जब उसकी आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है हमें, तब क्या होता है, दिमाग हैंग कर जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें चीजों को समझते हुए चले जाना है। जब हम समझेंगे तो उनको रटने की चीज नहीं आएगी, वो स्टोरेज कहीं और जाके हो जाएगा। इसलिए जो मस्तिष्क के भाग हैं, उन मस्तिष्क के अलग अलग भागों में हमें अलग अलग चीजें डालनी पड़ती हैं। जब हम एक ही भाग में सारी चीजें डाल देते हैं, तब हमारा मस्तिष्क रिकॉल नहीं करता है। खैर, यहां इसको हम विस्तार में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि चैप्टर वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहां हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन से हैं और ये किस से प्राप्त होते हैं, किन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल को किस जीवाणु से हम प्राप्त करते हैं? तो साइट्रिक अम्ल को हम प्राप्त करते हैं एस्परजिलस नाइट्रस से। ठीक, एस्परजिलस नाइट्रस नामक कवक से साइट्रिक अम्ल को हम प्राप्त करते हैं। और इसको प्राप्त कैसे करते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें होता क्या है कि सुक्रोज में हम एस्परजिलस नाइट्रस को जब मिला देते हैं, तब ये कवक क्या करती है, ये वायवीय किण्वन के माध्यम से हमें साइट्रिक अम्ल प्रदान करती है। कैसी? वायवीय किण्वन। किण्वन एक प्रक्रिया है जो हमने कल भी आपको समझाई थी, अब हम उसे ज्यादा नहीं समझाएंगे। तो यहां केवल हमें यही याद रखना है कि साइट्रिक अम्ल हमें किस कवक से मिलता है, तो सीधा है एस्परजिलस नाइट्रस से हमें मिलता है, नाइट्रस से मिलता है। और इसमें को हम कैसे प्राप्त करते हैं, सुक्रोज में जब हम इसको मिला देते हैं, और ये कवक जब सुक्रोज के साथ वायवीय किण्वन करता है, तब हमें साइट्रिक अम्ल प्रदान किया जाता है या साइट्रिक अम्ल मिलता है। अब ये साइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? मेन चीज हमने बना तो लिया, लेकिन इस बनाने के पश्चात हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? तो प्रयोग आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका प्रयोग दवाओं में, रंगों में तथा खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जा रहा है? दवाओं में, रंगों में तथा खाद्य पदार्थ। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनमें साइट्रिक अम्ल डाला जाता है। तो साइट्रिक अम्ल इन जगहों पर प्रयोग होता है। चलिए, इसका दूसरा हम पढ़ते हैं कार्बनिक अम्ल का, जिसे कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, या इसको सिरिका भी बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में विनेगर भी बोलते हैं। तो अगर अलग अलग नाम से ये आ जाए तब भी आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, ये किण्वन के द्वारा 2 चरणों में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वहां भी किण्वन हो रहा था, यहां भी किण्वन हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं जिसको। किण्वन के माध्यम से 2 चरणों में प्राप्त किया जाता है। प्रथम चरण में क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट के द्वारा, ईस्ट हमने आपको बताया था कल, कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट के द्वारा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट के द्वारा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। वो पहला चरण है। इसको हम लोग वैसे समझ सकते हैं रासायनिक क्रिया के माध्यम से कि जब हम उसको लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट में किसको ले रहे हैं? मोनो कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं, C6H12O6। आप जानते होंगे क्या किसका है ये सूत्र, रासायनिक सूत्र C6H12O6 को जब हम ईस्ट से, और ईस्ट में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? जाइमेज कहते हैं। जिसको जाइमेज के माध्यम से ये क्या बनाता है? ये C2H5OH प्लस 2CO2 बनाता है। जब ये प्रक्रिया करता है तब हमको क्या मिलता है? C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और जब इस एथिल अल्कोहल का हम क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण जब हम कराएंगे तो किस के साथ कराएंगे? ऑक्सीकरण तो हो रहा है लेकिन इसको एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु के द्वारा जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण तो हो ही रहा है, इसमें कौन सा प्रयोग हो रहा है? जीवाणु एसिटोबैक्टर एसिटाई के माध्यम से जब ये होता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम सिरका या वेनेगर भी कहते हैं। और सिरका और वेनेगर बहुत सारी जगहों पर प्रयोग होता है। अचार डालने में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसको हम जब चाउमीन बनाते हैं तब भी इसका प्रयोग करते हैं। खाद्य सामानों में तो सिरका का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। घरेलू चीजों में, बहुत सारी चीजों में सिरका पड़ता है, वेनेगर पड़ता है। वेनेगर प्रत्येक घर में आपको मिल जाता है। तो वेनेगर के बारे में यहां इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सीधे चलता हूं अपना अगले उस पर जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड हमें कैसे प्राप्त होता है तो इसको देख लीजिए कि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस जीवाणु के माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है? लैक्टिक एसिड कैसे प्राप्त होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड हमें क्या कैसे मिलता है? तो ब्यूटारिक एसिड हमें क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है। बस केवल इसमें यही पूछा जाता है कि ये एसिड किस जीवाणु के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये जीवाणुओं के नाम याद रखिएगा और इन सारी चीजों से आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ये 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। चलिए अब हम लोगों ने कार्बनिक अम्ल पढ़ लिया, अब हम सीधा चलते हैं एंजाइम की ओर कि एंजाइम हमें कैसे प्राप्त होते हैं। और एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन की संरचना होती है। तो एंजाइम कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एंजाइम कौन सा? प्रोटीएज। यानी कि किसी भी एंजाइम का नाम उस जिससे वो पर इफेक्ट करता है उसके नाम के साथ एज लगा देते हैं, तब वो हमें उस एंजाइम का नाम हो जाता है। तो सीधा है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम यानी किस पे काम करेगा? कमेंट सेक्शन में आके बताइए। प्रोटीएज इसे हम एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? इसे एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से प्राप्त करते हैं। और इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग डिटर्जेंट उद्योग में होता है, यानी वॉशिंग पाउडर उद्योग में होता है। कभी कभी बोलने में जवान उस शब्द को लेती नहीं है, तब
कुछ चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो डिटर्जेंट उद्योग में इसका प्रयोग होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरा है पेक्टिनेज। क्या? पेक्टिनेज। पेक्टिनेज किससे प्राप्त होता है? ये एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार का कवक है, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर से ये प्राप्त होता है और ये इसका प्रयोग क्या है? ये फलों के रसों पर इसका प्रयोग किया जाता है, या फलों के रसों को स्वच्छ रखने के लिए, फल के रसों को खराब ना होने देने के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रोटीनेज और पेप्टिनेज दोनों के दोनों ही उसका उपयोग डिटर्जेंट उद्योग में भी होता है, लेकिन ये दोनों मिला के हम क्या करते हैं? इन दोनों को हम डिब्बा बंद, ऐसा उद्योग जो डिब्बा बंद जूस को बनाता है, उस जूस को स्वच्छ रखने के लिए, वो खराब ना हो। कई बार आपने सुना होगा कि इस कोल्ड ड्रिंक में क्या है? ऐसे तत्व हैं जो जीवाणुओं को मार देते हैं। तो ये वही चीजें हैं, यानी कि अगर उसमें जीवाणु पैदा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? उस जूस को खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। तो किसी भी प्रकार के जीवाणु से बचाने के लिए इनके अतिरिक्त भी और सारी चीजें डाली जाती हैं, लेकिन यहां हम लोग इस समय एंजाइम पढ़ रहे हैं, तो उनको एंजाइमों को देख लेते हैं कि प्रोटीएज और पेप्टिनेज, ये दोनों एंजाइम का प्रयोग हम कहां करते हैं? डिब्बा बंद जो फलों के रस होते हैं, उन फलों के रसों को खराब न होने देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसमें अगला देख लेते हैं हम, अगला एंजाइम कौन सा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है ये। इसको कहते हैं हम स्टेप्टोकाइनेज। क्या कहते हैं? स्टेप्टोकाइनेज। अब स्टेप्टोकाइनेज है क्या, और इसको हम किस उसमें प्राप्त करते हैं और इसका प्रयोग क्या करते हैं, ये देख लीजिए कि स्टेप्टोकाइनेज का एक दूसरा नाम भी है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोज एक्टिवेटर। क्या कहते हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी इसको कहते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट नाम होता है टीपीए, यानी कि स्टेप्टोकाइनेज। दोनों नाम याद रखिएगा। स्टेप्टोकाइनेज का मुख्य कार्य क्या है? स्टेप्टोकाइनेज का मुख्य कार्य है कि यह रक्त के थक्के को घोलने का काम करता है। कभी कभी जब नसों में रक्त का थक्का जम जाता है, या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, या किसी भी वजह से कहीं पर रक्त का थक्का जम जाने लगता है और उस थक्के को हमें हटाना बहुत आवश्यक हो जाता है, तब उस रक्त के थक्के को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टेप्टोकाइनेज का प्रयोग करते हैं, और स्टेप्टोकाइनेज के माध्यम से उस रक्त के थक्के को, जहां वो बन रहा है, उस थक्के को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इसको हम किससे प्राप्त करते हैं? इसे हम स्टेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। किससे? स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम को हम किससे प्राप्त करते हैं? स्टेप्टोकोकस जीवाणु के माध्यम से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। और इसका कार्य क्या है कि शरीर में या कहीं पर भी जहां रक्त का थक्का जम रहा है, और वो रक्त के थक्का जमने से शरीर को नुकसान यदि होता है, तो उस रक्त के थक्के को घोलने का काम हम लोग करवाते हैं उससे। जैसे कई बार हार्ट अटैक में क्या होता है? नसें चोक हो जाती हैं, वहां थक्का बनने लगता है, वहां पर ब्लॉकेज आ जाता है। तो ब्लॉकेज खोलने के अन्य माध्यम भी हैं, बहुत सारी चीजें अन्य भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम का भी प्रयोग करते हैं इसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए अब आज हम लोग देख रहे थे क्या कि कार्बनिक अम्ल, एंजाइम और जैव सक्रिय अणुओं का औद्योगिक उत्पादन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या कार्य है, ये सारा हम लोग समझ रहे थे। चलिए इसी श्रेणी में आगे हम लोग देखते हैं जैव सक्रिय अणु या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग समझ लेते हैं कि इनका प्रयोग क्यों होता है
इनको क्यों बनाया जाता है, किन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है और इनका प्रयोग किस जगह होता है, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइक्लोस्पोरेन को, यानी कि पहला जैव सक्रिय जो अणु है उसको हम कहते हैं साइक्लोस्पोरेन ए। साइक्लोस्पोरेन ए। अब ये साइक्लोस्पोरेन जो ए है वो करता क्या है, इसका काम क्या है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि अंग प्रत्यारोपी जीव, जैसे किसी जीव के शरीर में यदि किसी प्रकार के अंग की कमी हो गई हो, जैसे कि मान लीजिए उसकी किडनी फेल हो गई हो, लीवर खराब हो गया हो, तब क्या करते हैं, दूसरे जीव का अंग उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब आप देख लीजिए कि जब वो अंग ट्रांसप्लांट हो जाता है तो शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र उसको स्वीकार नहीं करता है, कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि बाहर से आई हुई किसी भी चीज को मारने के लिए शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के पश्चात वो उस चीज को मारने की कोशिश करता है, उस चीज को खराब करने की कोशिश करता है, उस चीज पर आक्रमण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई चीज हमें बाहर से लाई गई है तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये हमारे शरीर की नहीं है, ये बाहर से आई हुई चीज है, इसको हमें क्या करना है, नष्ट करना है। तो वो प्रतिरक्षा तंत्र तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब यदि उस प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभाव को कम कर दिया जाए तो निश्चित तौर से वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा और उस अंग को हानि कम से कम पहुंचाएगा। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, साइक्लोस्पोरेन ए नामक इस दवा का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। इसका दूसरा नाम है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्या कहते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इसको कहते हैं। और इसको प्राप्त किससे करते हैं, इसको प्राप्त किससे करते हैं, हमने आपको बताया सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त हो रहा है। तो इसको प्राप्त करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम्स नामक कवक से। किससे प्राप्त कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से इसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और इसका कार्य क्या होता है, ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिससे कि शरीर के अंदर जो अंग प्रत्यारोपित कर दिया गया है उस अंग को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। इसलिए शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबा के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोस्पोरेन ए। समझ गए ना कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है। कई बार हम पॉजिटिव चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो कई बार उसको कम करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसका जो दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार कौन सा है, इसको कहते हैं स्ट्रेटिन। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिन। स्ट्रेटिन करता क्या है, स्ट्रेटिन क्या है, तो स्ट्रेटिन क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसे दिया जाता है। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड का थक्का जमने लग जाता है, उस समय उसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेटिन। आपने बहुत सारी दवाएं देखी होंगी जिसमें हाई बीपी के लोग जिसका प्रयोग करते हैं। और ये हाई बीपी में होता क्या है, बीपी हाई कब होता है आपका, जब नसों में कंजेशन हो जाता है, नसों में रुकावट हो जाती है और जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है तो बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है हार्ट तक पहुंचने के लिए, और हार्ट को दोबारा ब्लड को अंगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को कम करने के लिए, यानी कि ब्लड को फिर से पतला करने के लिए, उसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्ट्रेटिन नामक इस जैव सक्रिय अणु का प्रयोग किया जाता है। और ये जैव सक्रिय अणु हमें प्राप्त कहां से होता है, ये मोनासपस परक्यूरियस नामक कवक से हमें प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है,
मोलस्कस परक्यूरियस कवच से ये हमें प्राप्त होता है। चलिए, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ ली। यदि हम इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तब आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं मिक्सअप होने लगेंगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन पर। क्वेश्चन सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है और क्लोरोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्लोरोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है, और तीसरा क्वेश्चन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का कार्य क्या है, यह जीवाणुओं पर किस प्रकार से कार्य करता है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 प्रोटीनेज। प्रोटीनेज जो एंजाइम है इसका कार्य क्या है, किन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। बस इतने ही क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में आकर दीजिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथ पढ़ने वालों को अधिक से अधिक इसको शेयर करिए।